जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11 हिंदी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो कि कॉलेज में आया हुआ 100% रियल पेपर है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो यदि आपका भी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है तो आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही सेम टू सेम पेपर आपके कॉलेज में भी आ जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं और हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक की बात करें तो 100 का दिया गया है। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। चलिए खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। का नंबर क्वेश्चन है कि अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो अम्बपाली एक नाटक है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी रचना नाटक है? तो निम्न में से दोस्तों राजमुकुट एक नाटक है। अगला है निम्न में से कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? तो छायावादी युग के लेखक है दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है बहू की विदा। बहू की विदा के रचनाकार कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विनोद रस्तोगी। चलिए अगला देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है? तो हिंदी प्रदीप है, सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है और इसमें भी 5 MCQ दिए गए हैं। तो पहला है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला है हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला है वीर गाथा काल की विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है नारी का स्वरूप सौंदर्य चित्रण, दूसरा प्रकृति चित्रण, तीसरा युद्धों का सजीव चित्रण, चौथा मुक्तक काव्य की रचना। तो युद्धों का सजीव चित्रण हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। ठीक है, परमाल रासो किस काल की रचना है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आदिकाल की रचना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने और इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश से आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। टोटल 10 नंबर का ये गद्यांश है। ठीक है, तो हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, है ना। पढ़ते ही आप समझ गए होंगे किस चैप्टर का है। तो पाठ के नाम में आप लिख देंगे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं लेखक हमारे। अगला है प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो लेखक कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी के समान हैं। जिस प्रकार रेल की गाड़ी में बहुत सारे डिब्बे होते हैं परंतु बिना इंजन के कोई भी डिब्बा नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए कौन चाहिए? एक नेता चाहिए। जब तक इनको कोई नेता नहीं मिलता, जब तक कोई इनका पथ प्रदर्शक नहीं होता, तब तक ये अपने मार्ग में चलते नहीं हैं। ठीक है, अर्थात ये भी एकदम सेम टू सेम रेलगाड़ी की तरह ही हैं। अब अगला है रेल लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बनाया है? तो यहाँ पर रेल की गाड़ी के सदृश बताया है। अगला क्वेश्चन है का चुप साध रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है इनसे इतना कह दो का चुप साध रहा बलवाना, तो फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। अर्थात अगर भारतीयों को कोई जो है मोटिवेटर मिल जाए या फिर कोई पथ प्रदर्शक मिल जाए, है ना, और इनसे कहे कि तुम इस तरीके के क्यों हो, तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो, तुम ये काम क्यों नहीं करते हो, तो फिर देखो इनके अंदर कैसे ताकत आती है। यानी कहने का मतलब का चुप साध रहा बलवाना से आशय ये है दोस्तों कि अगर भारतीय लोगों को कोई पथ प्रदर्शक मिल जाए, है ना, तो फिर ये जो कुछ नहीं कर सकते थे वो भी ये कर सकते हैं। यानी असंभव कार्य को भी ये भारतीय लोग संभव कर सकते हैं। ठीक है, अब लेखक ने हिंदुस्तानियों की तुलना रेलगाड़ी से क्यों की है? तो भाई इसलिए किया है क्योंकि आप लोग देखे हैं कि जिस प्रकार रेलगाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती, वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला ना हो तो ये चल नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए लेखक ने इनकी तुलना रेलगाड़ी से किया है। चलिए चौथा देखते हैं। एक पद्यांश दिया गया है और इसके नीचे भी 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। टोटल पद्यांश आपका 10 नंबर का है। निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। ठीक है, तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भ्रमर गीत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। सूरदास जी अपनी पहचान अंत में दे देते हैं, सूरदास प्रभु याहे परेखो गोकुल काहे विसारे, यानी अपना नाम अंतिम में वो जरूर लिख देते हैं। ठीक है,
अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें व्याख्या लिखना है। तो निस दिन बरसत नयन हमारे, यानी गोपियाँ कहती हैं कि जब से भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं तो हमारे नेत्र रातों दिन बरसते रहते हैं, अर्थात हमारे आँखों से लगातार आंसू बहता रहता है। ठीक है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, अर्थात हमारे नेत्रों से आंसू बहता रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमेशा बरसात का मौसम हो। ठीक है। और जब ते श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण चले गए हैं। बस यही हमें लिखना है व्याख्या में। अगला है किसके विरह में गोपिकाओं की आंखों में रात दिन बरसात लगी रहती है, तो किसके की जगह लिख देंगे कृष्ण भगवान के, यानी श्री कृष्ण के विरह में। ठीक है। श्री कृष्ण के विरह में गोपिकाओं की आंखों में रात दिन बरसात लगी रहती है। अगला है गोपिकाओं के हाथ और कपोल क्यों काले हो गए हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्रग अंजन न रहत निशिबासर कर कपोल भय काले। ठीक है। क्योंकि उनके हाथ और गाल, कपोल माने क्या होता है गाल, उनके हाथ और गाल काले इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनके नेत्रों से आंसू जो है वो बह बह करके, उनके नेत्रों में जो काजल लगा हुआ था, जो अंजन लगा हुआ था, वो बह बह करके उनके गालों में सभी जगह लग गया है। ठीक है। इसलिए उनके गाल और हाथ काले हो गए हैं। अगला है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, तो वियोग श्रृंगार है, याद रखिएगा। ठीक है। श्री कृष्ण के वियोग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्णन है, वियोग श्रृंगार आप भर देंगे। यहाँ पे 5वें के का नंबर में दोस्तों 3 लेखकों का नाम दिया गया है। किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचना भी लिखनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन, किसी एक का करना है। और ऐसे यहाँ पर 3 कवि में से किसी एक कवि का ही आपको करना है। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महाकवि भूषण। ठीक है। 3 में से किसी एक का करेंगे तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। 6वां क्वेश्चन है कि बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा आकाशदीप कहानी की विषय वस्तु संक्षेप में लिखिए, 5 अंक आपको मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है कि स्वपठित खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी जो खंड काव्य आपके जिले में चलता हो, जो खंड काव्य आपने पढ़ा हो, उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करो, या फिर स्वपठित खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखो, यानी जो खंड काव्य आपने पढ़ा है उसका सारांश आपको संक्षेप में लिखना है। यहाँ से आपका खंड बा स्टार्ट होता है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिए यदि अभी तक आप लाइक शेयर नहीं किए हैं तो 8वें का नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, यानी एक गद्यांश दिया गया है जिसको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 7 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अयम पर्वत राजा भारतवर्षस्य उत्तर सीमनी स्थित, यानी यह पर्वतराज यानी हिमालय जो है भारतवर्ष के उत्तर सीमा में स्थित है, और तत्प्रहरी इव शत्रुभ्य सततम रक्षति, और भारत माता के एक पहरेदार की तरह शत्रुओं से रक्षा करता है। ठीक है। हिमालयात एव, यानी हिमालय से ही गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि महानदी। ठीक है। शतुद्री माने सतलज नदी, विपाशा माने व्यास नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, गंडकी नदी, नारायणी नदी, कौशिकी आदि नदियां जो हैं निकल करके, कहाँ से निकल करके, हिमालय से ही निकल करके समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने जल से न केवल पुनंती मतलब केवल सींचती ही नहीं है, बल्कि यह भारत को सस्य श्यामल भी बनाती हैं। सस्य श्यामल मतलब हरी भरी और उपजाऊ भूमि भी बनाती हैं। ठीक है। ये नदियाँ, इतना हम लोग लिखेंगे। तो ये किस चैप्टर से है दोस्तों, तो हिमालय चैप्टर से है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चापि अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, किस चैप्टर से है ये, सदाचार उपदेशा चैप्टर से है। ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो मैं पढ़ाई देता हूँ। देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, यानी यहाँ पर लिखा गया है कि हमें अपने धर्म के सभी नियमों को सुनना चाहिए और सुन करके उसे अवधार्यताम मतलब अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। ठीक है। और आत्मनः प्रतिकूलानि, और जो नियम स्वयं को प्रतिकूल लगते हों, यानी जो चीज़ें स्वयं को खराब लगती हों, उसे परेशान न समाचरित, अर्थात दूसरों के साथ वैसा आचरण नहीं करना चाहिए, यानी जो चीज़ खुद को खराब लगे उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। 9वां है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग आपको करना है, 2 अंक मिल जाएंगे। तो अंगारों पर चलना, इसका अर्थ होता है कि कठिन कार्य करना। ठीक है। अंग अंग फूले न समाना का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। अब यहाँ पे अगला मुहावरा है अन्न जल उठ जाना। तो अन्न जल उठ जाना का मतलब है कि मृत्यु हो जाना या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना। चौथा है कि अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी अपना मतलब निकालना। ठीक है।
चलिए 10वां क्वेश्चन है कि स्वपठित नाटक यानी जो नाटक आपने पढ़ा हो, कुहासा और किरण, आन की मान, गरुण ध्वज, सूतपुत्र, राजमुकुट, इतने नाटकों में से जो नाटक आपके ज़िले में चलता हो उस नाटक की कथा वस्तु आपको संक्षेप में लिखना है। अब आपके ज़िले में कौन सा चलता है आप अपने हिंदी के टीचर से पूछिएगा, ठीक है। 11वें का नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ आपको लिखना है। तो कुल का अर्थ होता है दोस्तों वंश, ठीक है, और कूल का अर्थ होता है किनारा, तो आपको लिख देना है किनारा या तट, ठीक है। और इस सर का अर्थ होता है बाण, क्या होता है बाण, और इस सर का अर्थ होता है सिर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 3 शब्द दिए गए हैं, किसी एक शब्द के 2 अर्थ हमको लिखने हैं, ठीक है। तो मैं तीनों के बता देता हूँ। अंक का एक शब्द होता है संख्या, ठीक है, अर्थ, और दूसरा अर्थ होता है अंक का गोद, ठीक है। और चपला के पहला अर्थ होता है विद्युत, लाइट जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है चपला का अर्थ जो होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी को भी चपला बोलते हैं। अज के 2 अर्थ होते हैं, पहला ईश्वर, ठीक है, पहला क्या होता है ईश्वर, और अज का दूसरा अर्थ होता है बकरा, याद रखिएगा, ठीक है। अजा माने बकरी, अज माने बकरा। यहाँ पे 2 शब्द यानी 2 वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो जंगल में लगने वाली आग, इसको बोलते हैं दावानल, क्या बोलते हैं दावानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं दोस्तों, दावानल बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, इसको बोलते हैं अजात शत्रु, क्या बोलते हैं अजात शत्रु। अब यहाँ पर देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं कि इन्हीं 2 वाक्यों को हमें शुद्ध करना है, 2 अंक मिलेंगे। तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला है राम और श्याम बातचीत कर रहा है, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं। अगला है रोटी मोहन ने खाई, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे मोहन ने रोटी खाई। अगला है वह प्रातः काल के समय आया, तो इसको लिखेंगे वह प्रातः काल आया, यहाँ पर समय शब्द यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 12वें का नंबर देखते हैं। हास्य रस अथवा वीर रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, 2 अंक मिलेंगे। उपमा अथवा यमक अलंकार का लक्षण और उदाहरण सहित परिभाषा लिखो, 2 अंक मिलेंगे। सोरठा अथवा चौपाई छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखो, 2 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखो, 6 अंक मिलेंगे। ये नहीं आता तो इसको कर लो कि अपना उद्योग शुरू करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखो, 6 अंक आपको मिल जाएंगे। 14वां क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, 9 अंक मिलेंगे। शिक्षा में खेलकूद का महत्व, आतंकवाद समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है, इस पर आपको लिखना है। यहाँ से मैंने पूरा पेपर आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले पेपर को लेकर।